नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ललन टॉप शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बचपन की राइम से, कविता से शुरुआत करते हैं जिसमें हमारे अध्यापकों ने और उसे लिखने वालों ने लय का बड़ा ख्याल रखा। ख्याल इस बात का भी रखा कि हम बच्चों के भीतर अच्छे संस्कार आए। इस तरीके से है वो राइम, वो कविता। पौसंपा भाई पौसंपा, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा। ये 100 रुपए की घड़ी चुराने पर जेल जाने का प्रावधान किस लिए था? इसलिए कि चोरी करना बुरी बात है। जेल का भय नागरिकों के भीतर रहना चाहिए। हालांकि हमें पता है कि कागजों में जेल को सुधार गृह कहा जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि सजायाफ्ता कैदी एक बेहतर इंसान बने। पर जेल में होता क्या है? कुछ वीडियो आते हैं जिन्हें हम YouTube और Facebook पर नहीं दिखा देते क्योंकि हम जिम्मेदार चैनल हैं, ब्लू टिक धारी हैं अभी भी, बिना किसी एलन मस्क को पैसा दिए इन प्लेटफॉर्म्स पर, और उसमें हिंसा का विभत्स नजारा दिखता है। लेकिन आज दिल्ली की एक कोर्ट ने ये सारे वीडियो देखे और देखने के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार को तगड़ी फटकार लगाई। अरविंद केजरीवाल की सरकार जो दिल्ली की तिहाड़ जेल के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले भी हम कई प्रकरण देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह से माफिया जेल के भीतर से गैंग ऑपरेट करते हैं। पंजाब में हमने देखा। तो हमें लगा कि आज के लल्लन टॉप शो में इस प्रवृत्ति पर, इस सिस्टम पर, इसके लिए जिम्मेदार नेताओं पर, अधिकारियों पर विस्तार से बात होनी चाहिए। तो आज बड़ी खबर में जेल के भीतर पनपते क्राइम की खबर। 2 मई 2023 दिल्ली की हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल से खबर आई कि सुबह 4 हमलावरों ने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी। तब जेल प्रशासन ने क्या कहा? टिल्लू की मौत हार्ट अटैक से हुई है। दुनिया भर के डॉक्टर और रिसर्चर इस पर खोज कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, नोबेल प्राइज के लिए दावेदारी भी कर सकते हैं कि असंख्य घातक हथियारों से हमले के बाद क्या मौत ठीक ठीक हार्ट अटैक से होती है, ब्लीडिंग से होती है, या किस वजह से होती है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तब जब जेल प्रशासन कह रहा था कि हार्ट अटैक से मौत हुई, सूत्रों के हवाले से रपटें आ रही थी कि लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से टिल्लू को मारा गया। अंततः प्रशासन का दावा गलत निकला, सूत्रों का सही। वीडियो भी सामने आई जिसमें साफ नजर आया कि जेल में तैनात सुरक्षा कर्मियों तक के सामने ताजपुरिया पर कई बार वार हुआ, लेकिन एक को छोड़कर किसी ने दखल देने की जहमत नहीं उठाई। इसी साल अप्रैल में तिहाड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य प्रिंस तेवतिया की हत्या भी हुई थी और उसे भी ताजपुरिया की तरह ही मारा गया। ठीक इसी तरह नवंबर 2020 में दिलशेर आजाद नाम के अंडर ट्रायल कैदी की भी हत्या हुई। आप गूगल पर तिहाड़ और मर्डर लिखकर सर्च करेंगे तो एक एक कर खबरों के लिंक मिलते हैं जिनसे साफ होता है कि जिस तिहाड़ को कभी इंडिया तो कभी एशिया की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, उसी के भीतर अपराधी कितने आराम से जब जिसे चाहें मरवा देते हैं। तिहाड़ का प्रशासन है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के पास, सुरक्षा है तमिलनाडु पुलिस के पास, और जो कैदी यहां रखे जाते हैं उनका संबंध दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में घटे बेहद संगीन अपराधों से होता है। इसलिए हमें लगा कि विस्तार से बात हो। चूंकि ये विषय टिल्लू ताजपुरिया की हत्या से शुरू हुआ था तो पहले उसी की बात करते हैं। 2 मई को 4 बदमाशों ने लोहे की रॉड और सुए से टिल्लू पर हमला किया था। जैसा हमने अभी अभी आपको बताया, भेद खुला तब जाकर तिहाड़ प्रशासन ने कबूला कि चारों बदमाश जेल नंबर 9 की फर्स्ट फ्लोर पर बंद थे। लेकिन ये टिल्लू ताजपुरिया था कौन? ये जानने के लिए आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। तारीख 24 सितंबर 2021, जगह दिल्ली का रोहिणी कोर्ट। सुबह के करीब 10 बजे होंगे। पुलिस की कई गाड़ियां कोर्ट के बाहर रुकती हैं। दिल्ली पुलिस के 7 से 8 जवान हथियारों के साथ उतरे और कोर्ट के अंदर एक दुर्दांत अपराधी को लेकर बढ़े। इसका नाम जितेंद्र गोगी, दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर जिसके नाम पर अपहरण, वसूली और हत्या के कई मुकदमे। करीब 1:10 पर दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र गोगी को 207 नंबर कोर्ट में पेश किया। जितेंद्र गोगी हाई रिस्क पर था, यानी उसकी जान को खतरा था, इसीलिए पुलिस वाले ज्यादा चौकन्ने भी थे। स्पेशल सेल के 8 जवान सिविल ड्रेस में हथियारों के साथ गोगी के साथ कोर्ट में थे। एएसजे गगनदीप सिंह सुनवाई कर रहे थे, तभी अचानक 2 लोग जो वकील के भेष में थे अपनी कुर्सी से उठे और पिस्तौल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। निशाना जितेंद्र गोगी। गोगी को 8 से ज्यादा गोलियां मारी गईं, वहीं ढेर हो गया। स्पेशल सेल के मुस्तैद जवानों ने जवाबी फायरिंग की जिसमें दोनों हमलावरों की जान गई। मामले की जांच हुई। कुछ रोज बाद पता चला कि जितेंद्र गोगी के मर्डर की साजिश 1 महीने पहले रच ली गई थी दिल्ली की मंडोली जेल में। साजिश करने वाले का नाम सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया।
टिल्लू ताजपुरिया पर दिल्ली एनसीआर में हत्या, किडनैपिंग और उगाही के 19 मामले दर्ज थे। वो दिल्ली के ताजपुर गांव का था, इसीलिए नाम के आगे ताजपुरिया लगता था। अपना गैंग दिल्ली के अलीपुर और हरियाणा के सोनीपत से चलाता था। 2016 में सोनीपत पुलिस ने टिल्लू को पहली बार गिरफ्तार किया और वो तब से जेल में था। साल 2022 आते आते टिल्लू ताजपुरिया पर आतंकियों से जुड़े होने के आरोप भी लगे और 26 अगस्त 2022 को टिल्लू समेत कई और गैंगस्टर्स के खिलाफ एनआईए ने एक एफआईआर दर्ज की। बीते 6 साल में टिल्लू और गोगी गैंग्स की भिड़ंत में 12 लोगों की हत्या हुई। ये बताता है कि तिहाड़ में बंद होने के बावजूद टिल्लू अपना गैंग ऑपरेट कर पा रहा था। आप पूछेंगे, जब टिल्लू जेल में इतना कंफर्टेबल था तब उसकी हत्या कैसे हो गई? जवाब है अदावत। बताया जाता है कि कभी टिल्लू और गोगी पक्के दोस्त थे। दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज में साथ पढ़ते थे। फिर कॉलेज के छात्र संघ चुनाव की वजह से दोनों के बीच खटास आ गई। कुछ ऐसा मामला कि दोनों अलग अलग उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे थे। झगड़ा हुआ और शुरू हुई रंजिश। टिल्लू का नाम गोगी की हत्या में आया और दिल्ली पुलिस के मुताबिक जिन लोगों ने टिल्लू की हत्या की है वो जितेंद्र गोगी गैंग के मेंबर हैं। जेल के अंदर से गैंगवॉर की खबरें अब तक सूत्रों के हवाले से आती थी, पर इस बार सीसीटीवी फुटेज सामने आए। वीडियो में दिखता है कि 3-4 लोग टिल्लू ताजपुरिया को उसकी सेल से निकालते हैं और फिर किसी नुकीले हथियार से उस पर बेरहमी से लगातार हमला करते हैं और घेर कर तब तक मारते हैं जब तक वो खून से लथपथ नहीं हो जाता। इस वाकये के 4 मिनट बाद का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसमें दिखता है कि कुछ पुलिसकर्मी एक चादर पर टिल्लू को लेकर आते हैं। उसी दौरान एक बार फिर कुछ कैदी एक गेट से निकलकर टिल्लू पर हमला करते हैं। वीडियो जेल की सेंट्रल गैलरी का है। दोबारा जब हमला होता है उस दौरान सभी पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। वीडियो में वहां वर्दी में कम से कम 8 पुलिस वाले मौजूद दिख रहे हैं। एक पुलिस वाला एक कैदी को पकड़कर दूर करता है, तब तक दूसरा कैदी टिल्लू पर किसी नुकीली चीज से हमला करने लगता है। बाकी पुलिस वाले देखते रहते हैं और उसे हटाने की कोशिश नहीं करते। इस फुटेज के बाद जेल सुरक्षा पर सवाल उठे। पहले तो टिल्लू ताजपुरिया की सेल में घुसकर हत्या हुई, उसके बाद पुलिस वालों के सामने दोबारा उस पर हमला हुआ। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। टिल्लू के पिता और भाई ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की कि टिल्लू की हत्या की सीबीआई जांच हो। साथ ही पिटीशन में यह भी कहा कि उन्हें अपने जीवन का खतरा है और सुरक्षा दी जाए। इस अर्जी की सुनवाई करते हुए आज जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि जो हुआ वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और तिहाड़ जेल के डीजी से जवाब मांगा कि जेल परिसर के अंदर चाकू कैसे आए। कोर्ट में और क्या हुआ समझते हैं। पहले तो पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज ओपन कोर्ट में चलाया गया। वीडियो देखने के बाद दिल्ली सरकार की ओर से आए वकील राहुल त्यागी ने कहा कि तमिलनाडु पुलिस दिल्ली जेल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। मामले की जांच की जा रही है और इसे स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस पर जज ने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी देखा है। कहा कि उसे टिल्लू को पहले अपने सेल से निकाला गया और चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। हर कैदी की सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली प्रशासन का है और अदालत ये समझ नहीं पा रही कि अगर पूरी घटना जेल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई तो जब घटना हो रही थी तब कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि इस पूरे मसले की जांच हो और रिपोर्ट में उन जेल अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो जो इन खामियों के लिए जिम्मेदार थे। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि एक अभूतपूर्व स्थिति है और इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब अदालत ने पूछा कि क्या किसी को निलंबित किया गया तो उन्होंने कहा कि निलंबन के बारे में जेल अधिकारियों से बात करनी होगी। निलंबन के बारे में हम ही बता देते हैं। 5 मई को खबर आ गई थी कि इस हत्याकांड के सिलसिले में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत तिहाड़ जेल के 9 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले की इंक्वायरी की थी और तिहाड़ जेल के प्रमुख ने इंक्वायरी की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। प्रतिवेदन के आधार पर 2 सहायक अधीक्षकों और 4 वार्डरों को निलंबित किया गया था और 2 प्रधान वार्डरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। जैसा हमने आपको बताया, तिहाड़ जेल के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी तमिलनाडु पुलिस की होती है। इसकी वजह क्या है ये जानते हैं। सिक्योरिटी वार्ड में ये लगभग सारे जितने हाई सिक्योरिटी वार्ड है, करीब 8 के करीब हाई सिक्योरिटी वार्ड है पूरी हमारी दिल्ली की जेलों में। और ज्यादातर जो वार्ड है वो तमिलनाडु पुलिस मैन कर रही है। तमिलनाडु स्पेशल पुलिस है, उनको यहाँ पे इसलिए रखा गया है ताकि एक कम्युनिकेशन गैप ना हो। मुझे बताया गया था कि 1976 में यहाँ पे एक टनल एस्केप हुआ था। जेल में से टनल लगा के कुछ लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले कैदी भागे थे और जो भागे थे वो कनाइवेंस से हुआ था। कनाइवेंस से ये हुआ था कि किसी एक पार्टिकुलर स्टेट के ही प्रिजनर थे जो भागे थे और पार्टिकुलर स्टेट के जो स्टाफ थे वो उस जगह पे ड्यूटी पे थे। तो उस चीज को रोकने के लिए इन्होंने तमिलनाडु स्पेशल पुलिस को यहां बुलाया ताकि एक आपस में कम्युनिकेशन गैप रहे। हालांकि कम्युनिकेशन गैप कई बातों में अच्छा भी होता है, कई बातों में खराब भी होता है। अच्छा तो इसलिए होता है कि आपकी सांठगांठ लोकल लोगों से नहीं हो पाती।
बातचीत आपस में साठगांठ नहीं हो, अनड्यू इंटीमेसी कहते हैं। टिल्लू ताजपुरिया की जेल में हत्या इकलौता मामला नहीं है जिसमें तिहाड़ जेल प्रशासन सवालों के घेरे में हो। पिछले साल दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को स्पेशल ट्रीटमेंट के मामले में भी तिहाड़ जेल प्रशासन पर सवाल उठे थे। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया। उन पर शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अक्टूबर 2022 में ईडी ने दिल्ली के कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि सत्येंद्र जैन जेल में ऐशो आराम वाला जीवन बिता रहे हैं। हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज करवा रहे, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा, घर का खाना भी। और 14 नवंबर की तारीख को तिहाड़ जेल का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें सत्येंद्र जैन मसाज कराते हुए नजर आ रहे थे। इधर आम आदमी पार्टी कहती है सत्येंद्र की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट मुहैया कराया गया। लेकिन मसला यहीं तक नहीं रुकता। एक के बाद एक कई और वीडियो आते हैं। किसी में सत्येंद्र बाहर का खाना खाते दिखते हैं तो किसी में लोगों और जेल के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करते। यहाँ आपको बता दें जैन तब दिल्ली सरकार में जेल मंत्री थे और तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के ही अंतर्गत आता है। जेल में वीआईपी सुविधा देने पर विवाद शुरू हुआ तो 14 नवंबर को जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट अजित कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले 4 नवंबर को डीजी जेल संदीप गोयल को भी पद से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। इस पूरे मामले में तिहाड़ जेल के 50 से ज्यादा कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हुई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस की एक जांच कमेटी भी बनाई थी जिसने जैन पर लगे आरोपों को सही पाया था। कमेटी ने पाया कि जैन की सेवा में लगा व्यक्ति कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं थे बल्कि बलात्कार का एक आरोपी है। इसके अलावा जैन तय समय के अलावा भी लोगों से मुलाकात करते थे। इसमें वो लोग भी शामिल थे जो सत्येंद्र जैन के मामले में सह आरोपी थे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि जेल के अंदर इस तरह का सिस्टम सिर्फ तिहाड़ में है तो गलत है। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार के दौरान मऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था कि यहाँ का बाहुबली जेल मुस्कुराते हुए जाता है क्योंकि यहाँ जेल से ही गैंग चलता है। बाहुबलियों के लिए जेल महल होती है। जेल से गैंग चलाने वाले लोग सुन लें 11 मार्च के बाद वक्त बदलने वाला है, खेल खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान मऊ सदर के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर था। मुख्तार उस समय बांदा जेल में बंद था और वहीं से चुनाव लड़ रहा था। मार्च 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। शुरुआती दिनों में बतौर मुख्यमंत्री एक सख्त प्रशासक की छवि गढ़ने में लगे थे योगी और उनकी इस छवि को धक्का लगा। 9 जुलाई 2018 के दिन खबर आई कि कड़ी सुरक्षा वाले बागपत जेल के भीतर पूर्वांचल के कुख्यात गैंगस्टर प्रेम प्रकाश शुक्ल उर्फ मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई। 8 जुलाई को यानी एक दिन पहले ही मुन्ना बजरंगी को झांसी से बागपत जेल लाया गया था और इसी जेल में बंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर सुनील लाठी ने गोली मारकर मुन्ना की हत्या कर दी। अभी बजरंगी की हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अतीक अहमद पर उत्तर प्रदेश की जेल में रहते हुए जमीन कब्जाने के आरोप लगे। 2019 में एक प्रॉपर्टी डीलर को लखनऊ से देवरिया जेल अगवा कर ले जाने का आरोप लगा। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा उसे अतीक ने जेल में पीटा, जबरन कागज पर साइन कराए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल ट्रांसफर करने का आदेश दिया, लेकिन जेल से चल रहा उसका काला कारोबार नहीं रुका। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हो गई और जांच के दौरान पता चला कि उमेश पाल की हत्या का पूरा प्लान साबरमती जेल में बंद अतीक और यूपी की बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ ने बनाया। बरेली जेल का सीसीटीवी फुटेज भी आया जिसमें उमेश पाल को गोली मारने के सारे आरोपी एक साथ अशरफ से मिलने गए थे। बरेली जेल में उमेश पाल की हत्या की फाइनल प्लानिंग हुई। हत्याकांड के बाद जांच में पता चला कि बरेली जेल प्रशासन की ओर से अशरफ को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। जेल विभाग ने जांच के बाद बरेली जेल के अधीक्षक राजीव शुक्ल को सस्पेंड कर दिया। राजीव शुक्ल के साथ साथ प्रयागराज के नैनी जेल के वरिष्ठ अधीक्षक शशिकांत और बांदा जेल के अधीक्षक अविनाश गौतम को भी सस्पेंड कर दिया गया। नैनी जेल में अतीक का बेटा अली बंद था और बांदा जेल में पूर्व विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी। जेल प्रशासन पर इन दोनों को सुविधा मुहैया कराने का आरोप लगा। इसके अलावा बरेली जेल के डिप्टी जेलर दुर्गेश प्रताप सिंह समेत 5 जेल कर्मियों को भी निलंबित किया गया। उत्तर प्रदेश से अब पंजाब चलते हैं। लॉरेंस बिश्नोई हत्या, फिरौती, अपहरण सहित कई अपराधों के कुल 36 मुकदमों में नामजद। 2014 से बठिंडा जेल में बंद है। 15 मार्च को एक टीवी चैनल पर उसका इंटरव्यू एयर किया गया। दावा कि यह इंटरव्यू जेल से किया गया, लेकिन बैकग्राउंड में अंधेरा होने की वजह से यह साफ नहीं हो पाया कि बैठा कहां है। इंटरव्यू जेल से लिया गया। जेल प्रशासन ने इस दावे को सीधे खारिज किया, कहा कि यह पुराना इंटरव्यू है और जेल से नहीं लिया गया। पंजाब सरकार ने भी प्रेस रिलीज जारी की कि वीडियो ना तो बठिंडा जेल का है और ना ही पंजाब की किसी और जेल का। यह बात निराधार है कि साक्षात्कार बठिंडा जेल के अंदर से रिकॉर्ड किया गया। बठिंडा जेल अधीक्षक एनडी नेगी का कहना था कि जेल में जगह जगह जैमर लगे हैं और वहां फोन काम नहीं करते, इसलिए जेल के अंदर से कोई भी इंटरव्यू मुमकिन नहीं। शासन प्रशासन के इन दावों के बाद बिश्नोई का एक और इंटरव्यू आया और फिर से जेल से ही। सरकार ने तुरंत कोई एक्शन लिया हो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इसके बाद चंडीगढ़ के वकील ने पंजाब हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि इस पूरे मामले की जांच हो। जेल के अंदर गैंग वॉर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पूरा नेटवर्क चलाना
ये हमने आपको अलग अलग राज्यों की कुछ कहानियां बताई, फिर चाहे वो गुजरात की साबरमती जेल हो, यूपी की बरेली, नैनी या बांदा जेल, या फिर हिंदुस्तान की सबसे चर्चित और सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल। हर जगह करप्शन और क्राइम का गठबंधन देखने को मिलता है। देखिए, मैं आपको दिल्ली की बात बताऊं कि जैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कैसे मोबाइल भी रख लेते हैं ये और कैसे ये धमकी भी देते हैं। जब मैंने आपको बताया कास्ट बेस्ड होते हैं, तो इसमें एक पार्टिकुलर कास्ट के जो जेल स्टाफ है, पार्टिकुलर कास्ट के जो प्रिजनर हैं, ये मैंने देखा है। मेरा बड़ा बिटर एक्सपीरियंस है इस बात पे कि पार्टिकुलर कास्ट के लोग जो है, चाहे आप जितनी मर्जी उनको धमकी दे दो कि आप इनके पास नहीं जाओगे, इनको कोई चीज नहीं ला के दोगे, पर वो कास्टिज्म इतना है कि वो इसमें हेल्प करते हैं जिससे कि ये सब चीजें जो है प्रोहिबिटेड आर्टिकल जो है ये लोग अपने पास रख लेते हैं। और इनफैक्ट यहां तक होता है कि वो जो स्टाफ के लोग हैं, बाहर भी अगर उसने कोई मैसेज भेजना होता है तो अपने वो जो कास्ट के स्टाफ के लोग हैं उनको इस्तेमाल करते हैं कि बाहर जाके किसी को थ्रेट दे के आनी है या किसी को कुछ और तरीके का मैसेज भेजना है, तो ये लोग काम करते हैं कि अगर हमारे ही उसमें स्टाफ में कोई आदमी किसी गैंग से प्रभावित होकर बिक जाए तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज जो नियम है वो इतने सख्त हैं और जिस तरीके से हम लोग ड्यूटी करते हैं या उन पर निगरानी रखी जाती है, ये संभव नहीं है। आप जैसे आपने नैनी का ही जिक्र लिया, नैनी में भी देख लीजिए, तलाशी में कभी कुछ ऐसा नहीं मिला जो आग चौंकाने वाला हो। हमारे यहाँ करीब 3-3.5 साल आनंद कुमार साहब हमारे डीजी रहे। उन्होंने अपने नेतृत्व में, उससे पहले बहुत से वीडियो वायरल हो जाते थे, उन्होंने अपने नेतृत्व में कभी कोई वीडियो वायरल नहीं होने दिया। तो अब ये हमारे नेतृत्व के ऊपर भी करता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो कितना स्ट्रांग है, कितना काम करना चाहती है। तो शुरुआत पहले यहाँ से करते हैं, चूंकि साबरमती जेल की बात करी आपने, तो साबरमती जेल में जो माफिया अतीक अहमद है, एक नहीं बल्कि 3-3 मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। अब इंटरेस्टिंग यह है कि तमाम जो जेल प्रशासन है वो दावा करता है कि जेल में जैमर लगे होते हैं, मोबाइल फोन तो चल नहीं सकता, लेकिन ये तमाम जो दावे हैं वो खोखले दावे हैं। और हैरानी होगी आपको जानकर, 11 अप्रैल यानी अतीक को जब अहमदाबाद से दिल्ली लाया जा रहा था, उसके 2 दिन तक पहले तक जो अतीक अहमद है वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था, आईफोन का। और न सिर्फ अपनी पत्नी शाइस्ता से वो बातचीत कर रहा था, बेटे असद जो फरार चल रहा था उमेश पाल हत्याकांड से, उससे भी बातचीत कर रहा था। ये बता रहा था कि कहाँ भागना है, कहाँ नहीं भागना है। गुड्डू मुस्लिम से वो बातचीत कर रहा था। तो माफिया अतीक अहमद, जिस पर एक तरफ यूपी पुलिस शिकंजा कस रही थी, ईडी शिकंजा कस रही थी, वो साबरमती जेल में बात कर रहा था। यहाँ तक कि हमारे पास एविडेंस भी है उसके मोबाइल फोन के, जिसमें कोड वर्ड में नाम उसमें सेव थे। बड़े का जो नाम था वो अशरफ का, छोटे का बड़े का नाम अतीक अहमद, छोटे का अशरफ। तो जेल से ये माफिया मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। जेल जो है वो रिफॉर्मेशन के लिए होता है। किसी कोई ऐसा कैदी जिसने अपराध किया, वो जेल भेजा जाता है उसको, ताकि उसमें सुधार किया जा सके, उसे एक नए तरीके से इंसान बनाया जा सके। लेकिन आज की डेट में जेल वो सबसे बड़ा अड्डा है। हर माफिया पुलिस से डरता है खास तौर से, और वो सोचता है कि बस पुलिस के इनकाउंटर या पुलिस से बच जाए, बस जेल चले जाए, और फिर जेल से वो अपना नेक्सस चलाता है। हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने ऐसे कई खुलासे किए हैं जिसमें जो अपराधी वो जेल से ही अपना जो अपराध का नेटवर्क है वो चलाते हैं। तिहाड़ जेल भी इसमें अछूता नहीं है, कई गैंगस्टर बंद है। हमने ही खुलासा किया था कि सिद्धू मूसावाला का जो मर्डर हुआ था उसमें हमने इंटरसेप्ट कॉल निकाला था लॉरेंस बिश्नोई का, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को बकायदा तिहाड़ जेल में जानकारी दी जा रही थी उसके गुर्गे के जरिए कि सिद्धू मूसेवाले का मर्डर कर दिया गया है। तो लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, नीरज भवाना जेल में बंद है, ये तमाम जो बड़े गैंगस्टर हैं वो जेल में बंद है। लेकिन जेल से ही वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में अपने गैंग का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। तिहाड़ जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जेल में कैदियों के पास से हथियार बरामद होने की खबरें आती रहती हैं। कुछ हथियार वो जेल में टाइल्स और एग्जॉस्ट फैन की पत्तियों को भी तोड़कर बना लेते हैं। और कौन से तरीके हथियार बनाने में इस्तेमाल होते हैं, क्या जेल प्रशासन नियमित तौर पर इनकी देखभाल नहीं करता? हथियार जो है, देखें क्या होता है कि हथियार के लिए सबसे पहले तो किसी भी चीज को जो है आप हथियार बना सकते हो। अब शीशा है, शीशे को अगर आप तोड़ते हो, शीशे का आपका हथियार बन जाएगा। थोड़ा आपने तोड़ दिया, इसलिए शीशा जेल में नहीं होता। कोई भी लोहे की चीज होती है, जैसे ग्रिल है, ग्रिल को आपने तोड़ा,
उसको थोड़ा सा आपने शार्प किया, वो आपका चाकू बन जाएगा। आपके टीवी आपने हमने लेविशली टीवी दिए हुए हर एक जगह। आप टीवी में से कोई भी चीज निकाल लो, आयरन पत्ती निकाल लो, वो आपका हथियार बन जाएगा। पंखे तोड़ लेते हैं, पंखे तोड़ लेते हैं, एग्जॉस्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जितना भी आप करते हो, ये आपसे आगे रहते हैं। तो आपको ये है कि आपको इनसे आगे रहना है। इनसे आगे रहने के लिए आप में प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, और प्रोफेशनलिज्म अगर आप नहीं होगा तो आप ऐसे जैसे चल रहे हो तो ऐसे होता रहेगा। से चम्मच है, चम्मच का निचला वाला हिस्सा घिस के वो उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। या मतलब जैसे जो लैट्रीन में दरवाजे लगते हैं, उसकी जो एंगल होती है, जब वो गल जाती है, उसमें पत्ती भी लगी होती है, उस पत्ती का इस्तेमाल कर लेते हैं। या कहीं क्या कहते हैं, जो मेन होल वगैरह में सरिया लगी होती है, तिहाड़ के केस में तो उन्होंने छोटी छोटी सरिया का इस्तेमाल किया है। वो नेचुरली उन्हें मैन होल से या क्या कहते हैं ऐसी जगहों से ही मिली होगी, कहीं छत खुली हो उसकी वजह से ही उनको मिली होगी। तो ये हथियार मतलब हमने इसीलिए बताया ना, इस तरीके की चीजें उनको इसलिए मिल जाती हैं कि जब हमारे यहाँ एक सिपाही 400 बंदियों पे नियुक्त होगा, तो वो एक एक बंदी की एक एक गतिविधि नहीं देख सकता, और जेलों के चारों तरफ मतलब उस बैरकों में घूम के वो नहीं देख पाएगा। तो वो सुरक्षा मात्र गेट की पे सीमित रह जाता है कि यहाँ से कोई निकल के ना जाने पाए। दूसरे हम लोगों की जो कल्चर थी, पहले हमारे कस्टोडियन हम माने जाते थे, और हम जेलों पे ज्यादा बंदियों की सुरक्षा पे वो रखते थे, अपनी नजर रखते थे। लेकिन इधर बीच हम लोगों का जो है सुधारात्मक वो हो गया, पहलू हो गया, तो हम बंदियों में के सुधार के लिए बहुत से कार्यक्रम चला रहे। तो हमारे हिसाब से तो मतलब ये दोनों कार्यक्रम अलग अलग विंग को चलाने चाहिए। ये तो जेल के अंदर का हो गया। जेल के बाहर नेटवर्क के लिए सबसे जरूरी चीज है मोबाइल फोन, और वो कैसे मिलता है? देखिए, इस जो मोबाइल फोन वो लेकर जाते हैं, कुछ कई बार हमने ये भी सुना है कि जो बाउंड्री वॉल होती है, बाउंड्री वॉल्स के बाहर से अंदर फेंका जाता है। कई बार इस तरह से भी मिलता है। कई बार जो इस तरह की भी घटनाएं आई हैं कि जो कैदी हैं वो निगल जाते हैं, छोटा मोबाइल फोन होता है, वो निगल जाते हैं, फिर अंदर वो जाते हैं, सर्फ का घोल वो पीते हैं, और उसके बाद वोमिटिंग होती है और उससे मोबाइल निकल जाता है। कई बार दूसरे जरिए से भी मोबाइल निकल जाता है। उसके अलावा आ, पैसा, वो सबसे अहम। जेल के अंदर आपके पास अगर पैसा है तो आपके पास सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा दावा जो हमारे सोर्स है वो करते भी हैं। और जो ये बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, इनके पास करोड़ों की वसूली आती है। वो करोड़ों की वसूली भी कैसे आ पाती है, उसके लिए भी जेल के अधिकारियों, जेल के स्टाफ का सहयोग जरूरी होता है। वो नहीं, जेल में मोबाइल, यूपी में तो मेरे हिसाब से जेल में मोबाइल बहुत, मैं कह नहीं सकता, रेयर ऑफ रेयरेस्ट होंगे। और जितने भी माफिया है कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रैकेबल भी है, वो उसको जो है सर्विलांस पे भी लिया जा सकता है। तो मोबाइल का इस्तेमाल अब जेलों में उतना नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो मुलाकात उनसे कोई करने आता है, हम उस मुलाकात पे रोक नहीं लगा सकते। जो उनके मिलने वाले हैं उनके माध्यम से वो अपना संदेश प्रसारित कर सकते हैं। लीडर है, अगर वो किसी दबाव में नहीं आता है, किसी के प्रभाव में नहीं आता है, चाहे वो रुपए पैसा हो, चाहे किसी का डर भय हो, चाहे किसी नेता का प्रेशर हो, अगर वो किसी दबाव में नहीं आता है और सारे बंदियों के साथ एक रूप व्यवहार करता है, तो वहां कभी भी आप देखेंगे कि मोबाइल का चलन या किसी भी गलत काम का आपको नहीं मिलेगा। आप लखनऊ अब जेल के अंदर की हाई सिक्योरिटी वार्ड की बात करते हैं। इसमें वो कैदी रखे जाते हैं जिन्हें दूसरों से, जो जेल के अंदर बंद हैं, जान का खतरा हो सकता है, या फिर ऐसे जिनसे दूसरे कैदियों को खतरा हो सकता है, यानी बाहर का खतरा उनके ऊपर, या वो खुद खतरनाक हैं बाहर के कैदियों के लिए। अधिकतर नामी अपराधियों को इस तरह की हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाता है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती है और अपराधी इसमें सेंध कैसे लगाते हैं, ये भी समझते हैं। देखिए, सेंध मारी, एक तुमने बताया स्टाफ हमारा कम होता है। स्टाफ कम होने की वजह से उनको घूमने फिरने की अगर स्वच्छता मिल गई, आप ये भी जानते हैं कि हमारा जितना भी स्टाफ है वो 100% पूरा, मतलब क्या कहते हैं, ना तो ड्यूटी के प्रति ईमानदार है, ना अपने उसमें निष्ठा में ईमानदार है। तो कहीं ना कहीं जब वो किसी बंदी से या किसी, क्या कहते हैं, गैंग से प्रभावित हो जाता है, तभी उनको ये लूप होल आने जाने का मिलता है। वरना हमारा जो मैनुअल है, जो हमने नियम से बना रखे हैं, जो हमारे नाम से, उसके हिसाब से वो एक बैरक से दूसरे बैरक में नहीं जा सकते हैं।
अब हमने एक्सपर्ट से पूछा कि जेल अपराधियों के लिए सेफ हाउस ना बने तो कौन से सुधार किए जाएं? इस हिसाब से सिक्योरिटी हमको क्या कहते हैं स्टाफ मिलना चाहिए कि एटलीस्ट एक सिपाही के अंडर में 10 से ज्यादा बंदी ना हो, तभी हम उन पे स्ट्रेट नजर रख सकते हैं, उनको दबाव में रख सकते हैं और हम मतलब क्या कहते हैं हम उस सिपाही की जिम्मेदारी भी तय कर सकते हैं। लेकिन जब 2-2 हाथे के 3-3 इंक्लोजर के 400-400 500-500 बंदियों की जब उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हम फिर उनकी जिम्मेदारी तय नहीं कर पाते हैं। तो कहता साहब जब वहां घटना हो रही थी तो हम दूसरे इंक्लोजर में थे। तो जब तक हमें पर्याप्त स्टाफ ना मिले, दूसरी चीज हमारे यहाँ प्रमोशन की बिल्कुल ही कोई खास व्यवस्था नहीं है। सन 95 के भर्ती जो है बंदी रक्षक अभी तक प्रमोट होकर हेड वार्डर नहीं हो पाए, मतलब जो नेक्स्ट स्टेज है। मैं भी 35 साल की नौकरी करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेज है एडिशनल आईजी तक नहीं पहुंच पाया। और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्या कहते हैं जो उनको मिलना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि प्रमोशन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मोटिवेशन नहीं है। किसी भी कार्य में जिस प्रणाली में आप कार्य करते हैं उसमें आपको पनिशमेंट के साथ एक मोटिवेशन का भी फैक्टर होना चाहिए, जिससे आदमी को काम अच्छे आदमी तभी आगे आएंगे जब उनको लगेगा कि हमारे अच्छे कामों का हमको जो है आगे परिणाम मिलेगा। हमने आपको तथ्य बता दिए, विद्वानों की राय बता दी, अब हमें और आपको तय करना है। ये आपको लगता होगा कि भैया लल्लन टॉप सारी बातें हमारे खलीते हमारे खाते में क्यों डाल देते हैं। देश हमारा और आपका है, इस देश में सुधारवादी कदम उठाए जाएं, इसके लिए जरूरी है कि हम और आप जागरूक हों और अपने चुने हुए तंत्र की जिम्मेदारी तय करें, उनसे सवाल पूछें, सोशल मीडिया पर सवाल पूछें, आमने सामने पूछें, और जवाब ना मिले तो जब हम अपना मत देने जाएं तब अपनी प्राथमिकताओं को याद रखें। शुक्रिया, शुभ रात्रि, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए।